गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू जो था, एक फर्म की रेवेन्यू या आगम किसे कहते हैं, ये हमारे द्वारा स्टार्ट कर दिया गया था। इसकी परिभाषा आपके द्वारा पढ़ ली गई है। कुल आगम, सीमांत आगम, औसत आगम किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा और सूत्र मैंने आपको बता दिए थे। नेक्स्ट इसके लेक्चर के अंदर मैंने विभिन्न बाजारों का अध्ययन आपको कराया था, जिसके अंतर्गत एक तालिका के माध्यम से पूर्ण प्रतियोगी बाजार, एकाधिकार बाजार और आगे अपूर्ण प्रतियोगी बाजार के बारे में जानकारी दे रही थी। लेकिन किन्हीं कारणों से ये वीडियो कंप्लीट नहीं बन पाया था। कोई बात नहीं बच्चों, अब मैं जब आगे नेक्स्ट वीडियो बना रही हूँ, ये थर्ड वाला चैप्टर, थर्ड वीडियो, इसके अंदर आपको विभिन्न बाजारों के कुल आगम की भी जानकारी मिल जाएगी और उनकी कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम की रेखाओं की और तालिका की भी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर हमारी हेडिंग ही यही है, विभिन्न बाजारों में टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू की तालिका और चित्र का अध्ययन किया जाएगा। सबसे पहले हमारे द्वारा पूर्ण प्रतियोगी बाजार का अध्ययन किया जा रहा है। पूर्ण प्रतियोगी बाजार, जिसे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। परफेक्ट कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, ये जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है बच्चों, इसके अंदर बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होते हैं, जिसके माध्यम से बाजार की जो मांग और पूर्ति की शक्तियाँ होती हैं, उसके माध्यम से बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। सभी उत्पादकों के द्वारा या सभी फर्मों के द्वारा समरूपी वस्तुएं बनाई जाती हैं और ऐसी स्थिति के अंतर्गत फर्में कीमत स्वीकारक होती हैं और उद्योग कीमत निर्धारक होता है, या बाजार में कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति की शक्तियों के माध्यम से होता है। देखो, यहाँ पर मैं आपको एक चित्र के माध्यम से बता रही हूँ। ये हमारा डिमांड कर्व है, ये हमारा सप्लाई कर्व है, ये डीडी कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, यह OY अक्ष है, ये OX अक्ष है। यहाँ पर आपके आउटपुट या उत्पादन की मात्रा है, यहाँ पर आपके प्राइस दे रखी है। जिस बिंदु पर डिमांड और सप्लाई आर इक्वल, ई बिंदु कहलाता है। यहाँ से यदि लंब हम Y अक्ष की तरफ डालते हैं तो कीमत का निर्धारण होता है, और यदि OX अक्ष की तरफ बाजार में लंब डालते हैं तो यहाँ से आउटपुट या क्वांटिटी, कितनी बाजार में मांग है, उसका निर्धारण किया जाता है। अब यदि मान लो आपके आउटपुट 500 इकाइयाँ हैं, कितनी इकाइयाँ, 500 इकाइयों की मांग की जा रही है, और कितने रुपए पर, 10 रुपीज पर, 10 रुपए पर 500 इकाइयों की मांग की जा रही है, तो 10 रुपए पर उत्पादक भी 500 इकाइयों की बाजार में पूर्ति करना चाहता है। अब इन 500 इकाइयों के अंदर फर्म के द्वारा कितनी पूर्ति की जाती है, ये तो आपका उद्योग हो गया या बाजार हो गया, जिसे हम कह सकते हैं, जो कंप्लीट आपकी डिमांड और सप्लाई को बता रहा है, और जहाँ से मांग और पूर्ति की शक्तियों से कीमत का भी निर्धारण होता है। अब ये जो ए फर्म है, ए फर्म के द्वारा इस 10 रुपए की कीमत को स्वीकार कर लिया जाएगा। ये प्राइस जो 10 रुपीज दे रखी थी, इसे स्वीकार कर लिया जाएगा और जितना चाहे उतना आउटपुट बेच सकती है। 500 इकाइयों की टोटल डिमांड है, टोटल है, तो उसमें से चाहे तो 50 इकाइयाँ पूर्ति करे, चाहे 500 पूरी करे, चाहे 400 करे, चाहे 100 करे, उसकी इच्छा है, लेकिन वस्तु 10 रुपए पर ही बिकेगी। ये जो औसत आगम और सीमांत आगम होता है, ये इक्वल होता है पूर्ण प्रतियोगी बाजार में। मतलब फर्में कीमत को ही स्वीकारक होती हैं, बाजार कीमत का निर्धारक होता है। बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियों से जो कीमत निर्धारित कर दी जाती है, फर्म के द्वारा उसी कीमत पर अपनी वस्तु की कितनी भी पूर्ति की जा सकती है। सामान्यतः फर्म के द्वारा उसकी जो लागतें आती हैं, उसके आधार पर पूर्ति की जाती है। लागत यदि कम आएगी तो उत्पादक या फर्म अधिक पूर्ति करेगा, और लागत यदि अधिक आएगी तो उत्पादक या फर्म के द्वारा बाजार में कम पूर्ति की जाएगी। पूर्ण प्रतियोगी बाजार के अंतर्गत ये जो तालिका बनती है, यहाँ पर बेची गई इकाइयाँ 1 2 3 4 5 है,
उसकी प्रति इकाई कीमत, चाहे औसत आगम बोले बच्चों, चाहे प्रति इकाई कीमत बोले, मतलब एक ही होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, सिद्ध कीजिए P = AR होता है। यहाँ पर मान लो 10 रुपीज़ फिक्स हो गई, तो एक इकाई भी 10 में बिकेगी, दूसरी इकाई भी 10 में बिकेगी, तीसरी भी 10 में, चौथी भी 10 में, पांचवी भी 10 में और छठी भी 10 में बिकेगी। अब इसी के आधार पर हम कुल आगम निकाल सकते हैं। 10 × 1 बेची गई इकाइयों से गुणा करके 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, फिर 40, फिर 50 और फिर 60 आएगा। अब सीमांत आगम हम निकालें। सीमांत आगम TR का डिफरेंस होता है। पहले नंबर पे एक इकाई को बेचने पर 10 और उससे पहले की एक भी इकाई नहीं बिकी तो 0, तो यहाँ पर 10 आएगा। 20 और 10 का डिफरेंस, फिर 10, फिर 10, फिर 10, फिर 10 और फिर 10 आएगा। यदि हम इसका चित्र बनाते हैं तो हमारे ये चित्र मेरे द्वारा आपको बता दिया गया है बाजार में उद्योग और फर्म का। यहाँ पर मैं आपको एक फर्म का चित्र बता रही हूँ जिसके अंदर उसकी AR और MR किस प्रकार की बनती है। यहाँ पर बच्चों आप ध्यान से देखना, OX अक्ष पर आपके आउटपुट को लिया गया है, OY अक्ष पर AR, MR और प्राइस को लिया गया है। प्राइस फिक्स्ड है 10 रुपीज़, इसे P भी कह सकते हैं और 10 रुपीज़ भी कह सकते हैं। यहाँ से एक सीधी रेखा खींच दीजिए आप, AR = MR। ये जो औसत आगम वक्र होता है फर्म का, इसे डिमांड कर्व का नाम भी दिया जाता है। फर्म का ये मांग वक्र भी कहलाता है। फर्म चाहे इतनी पूर्ति करे, Q करे, चाहे Q1 पूर्ति करे, ये उसके इच्छा पर निर्भर करता है। Q1 पूर्ति करे, ये उसकी इच्छा पर नहीं बल्कि उसकी लागतों पर निर्भर करता है। तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार, यह आपकी हेडिंग में है। इसके अंतर्गत TR, AR, MR तालिका और चित्र, जिसमें आपकी तालिका ये बनी है और चित्र आपका फर्म का, ए फर्म का औसत व सीमांत आगम वक्र आपके दिया हुआ है। अब कुल आगम वक्र भी बना दूं बच्चों आपका। कुल आगम वक्र के अंतर्गत आपके OX, OY अक्ष आपके द्वारा लिया जाएगा। OX और OY अक्ष के ऊपर, OX अक्ष के ऊपर तो बिक्री की गई मात्राएं ली जाएंगी आपके द्वारा, आउटपुट जिसे आप कहेंगे, और OX अक्ष के ऊपर, OY अक्ष के ऊपर आपके द्वारा TR को लिया जाएगा। OX अक्ष, OY अक्ष, यहाँ पर आपके आउटपुट या उत्पादन की मात्राएं रहेगी, यहाँ पर आपके टोटल रेवेन्यू रहेगा। आउटपुट के अंतर्गत आपके द्वारा 6 इकाइयाँ ली गई हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इकाइयाँ ली गई हैं। TR आपकी मैक्सिमम 60 और मिनिमम 10 है। 10 का अंतराल ले लें बच्चों, 10, 20, 30, 40, 50 और 60। ये रुपए के अंदर दी हुई है आपके, और ये आपके यूनिट में दिया हुआ है। लिख लेंगे इन इकाइयों को भी, 30, 40, 50 और 60। देखो पहली इकाई बेचने पर TR कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पर अपना डॉट बना लें। दूसरी इकाई पर 20 दिया हुआ है, तीसरी इकाई के ऊपर 30 दिया हुआ है, चौथी इकाई पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, चौथी इकाई के ऊपर आपके 40 दिया हुआ है, पांचवी इकाई के ऊपर आपके 50 दिया हुआ है और छठी इकाई पर आपके 60 दिया हुआ है। सारे बिंदुओं को मिलाकर खींचा गया वक्र TR रेखा कहलाती है। टोटल रेवेन्यू, जब एक भी इकाई नहीं बिकती है ना बच्चों, तो ये आपके एक भी इकाई नहीं बिकने पर 0 होता है TR, और जैसे जैसे इकाइयाँ बिकती जाएंगी वैसे वैसे TR रेखा प्राप्त होगी। यहाँ TR रेखा बिल्कुल सीधी स्केल की तरह से बनती है। उसका मुख्य कारण है क्योंकि यहाँ पर AR और MR रेखा जो रेखा होती है वो X अक्ष के पैरेलल होती है। यह कीमत हर बार समान है, कितनी भी इकाइयाँ बेचें 10 रुपये पर ही बिक रही हैं। बच्चों दूसरे बाजार के अंतर्गत हम एकाधिकार बाजार लेंगे। एकाधिकार बाजार को मोनोपोली मार्केट के नाम से जाना जाता है। ये जो मोनोपोली मार्केट होता है ना बच्चों, इसके अंदर एक ही उत्पादक होता है या एक ही फर्म होती है या एक ही उद्योग होता है, उसी के द्वारा बाजार में संपूर्ण पूर्ति की जाती है। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, एकाधिकार बाजार
जिसे मोनोपोली मार्केट के नाम से जाना जाता है, उस मार्केट के अंदर केवल एक ही उत्पादक होता है। एकाधिकार बाजार, इसके अंतर्गत केवल, इसको मोनोपोली मार्केट कहते हैं। इसको मोनोपोली मार्केट के नाम से जाना जाता है। बच्चों, इस बाजार के अंदर एक ही उत्पादक होने के कारण संपूर्ण बाजार की पूर्ति पर उसका नियंत्रण होता है। वो चाहे जितनी बाजार में सप्लाई करे बनाकर, और वो चाहे अपनी वस्तु की जो कीमत चाहे वो वसूल कर सकता है। सामान्य रूप से इस बाजार के अंतर्गत जब हमारे द्वारा तालिका बनाई जाती है तो तालिका के अंतर्गत हमारे द्वारा 1, 2, 3, 4, 5 इकाइयाँ ली गई हैं। यहाँ पर मैं आपको तालिका चित्र के आपकी बुक के अंदर जो दे रखी है पेज नंबर 59 पर सेकंड वाले कॉलम में, वो तालिका आपके एकाधिकार बाजार के अंतर्गत सम्मिलित की जाएगी। इसमें आपके औसत आगम को मैं पहले लिख रही हूँ बच्चों। औसत आगम को मैं पहले लिख रही हूँ, मतलब प्रति इकाई कीमत जो है वो पहले लिखी जा रही है। 10, 9, 8, 7, 6, यहाँ पर आपके 7 इकाइयाँ दे रखी हैं बच्चों। एक बार तालिका हम फिर से बना लेते हैं, या मैं फिर से अपने हिसाब से आपको बताती हूँ इसकी तालिका को बनाकर। यहाँ पर देखो बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ पर एकाधिकारी सबसे पहले जब एक इकाई को बेचता है तो बहुत ऊंची से ऊंची कीमत को वसूलना चाहता है, लेकिन यदि उसे अपनी बाजार में दूसरी इकाई बेचनी है तो कुछ कीमत कम करनी पड़ेगी। मान लो उसके द्वारा 8 रुपए पर 2 इकाइयाँ बेची गई। अब यदि वो तीसरी इकाई को बेचना चाहता है तो ऐसी स्थिति में उसको और भी कीमत कम करनी पड़ेगी। मान लो उसके द्वारा 5 कर दी गई है, चौथी इकाई को बेचने के लिए 2 रुपए कर दी गई है, और 5वीं इकाई को बेचने के लिए 0 कर दी गई है। फिर आपके वैसे 0 तो उसके द्वारा नहीं की जाएगी, या यहाँ पर वो 5वीं इकाई को बेचना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि फ्री में वो कोई भी चीज बाजार में नहीं देना चाहता है। हम 5 इकाइयों का ही लेते हैं। यहाँ पर कुल आगम यदि आप निकालोगे तो 10 × 1 10, 8 दूनी 16, 5 तिया 15, 4 दूनी 8 और 5 का 0 ही, 0 से गुना करने पर 0 ही आएगा। सीमांत आगम यदि बच्चों आपके द्वारा निकाली जाएगी तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत PR का डिफरेंस, पहली वाली तो 10 ही आएगी, 16 और 10 का डिफरेंस 6, 15 और 16 का -1, फिर -7 और फिर -8। 8 और 0 का डिफरेंस पूरा 8 आएगा, जो माइनस के अंदर आएगा। अब हम इसकी AR और MR रेखा का निर्माण कर लेते हैं। सबसे पहले और फर्म का औसत आगम और सीमांत आगम वक्र का निर्माण किया जाएगा। मैं अभी आपको तालिका के अनुसार ही बताऊंगी, बाद में फिर फ्री हैंड चित्र का निर्माण कराऊंगी। आउटपुट दे रखा है, यहाँ पर आपके AR, MR दी हुई है और प्राइस दी हुई है। यहाँ पर आपकी इकाइयाँ कितनी ली गई है? 5 इकाइयाँ, 1, 2, 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4 और 5, क्योंकि माइनस के अंदर भी MR दे रखी है ना बच्चों आपके, तो ऐसी स्थिति MR माइनस के अंदर भी दे रखी है ना, तो हमें इसके अंदर, क्योंकि MR भी हमने उभय पर लिए, तो Y डैश के अंतर्गत लेंगे। बताओ मैक्सिमम कितनी है? 10 और मिनिमम कितनी है? -8। तो हम दो का डिफरेंस ले लें, 2, 4, 6, 8 और 10। 2, 4, 6, 8, 10 तो यहाँ ले लिया, -2, -4, -6 और -8 हमने 0 से नीचे की तरफ में ले लिया है। सबसे पहले AR का निर्माण कर लें। पहली इकाई पर कितनी दे रखी है? 10।
दूसरी इकाई पर कितनी दे रखी है आपकी AR 8। तीसरी इकाई पर कितनी दे रखी है बच्चों आपके 5 दे रखी है। 5 6 से कम ही होता है। चौथी इकाई पर कितनी दे रखी है 2। अब हम ये वाला जो कॉलम है या बच्चों इसको आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है, केवल 4 इकाइयों के बाद ही वो अपनी बाजार में पूर्ति करना बंद कर देगा। यहाँ पर हम बिंदुओं को मिला दें तो ये जो वक्र बना है आपका ये क्या कहलाएगा AR वक्र। सीमांत आगम वक्र बना ले। पहली इकाई पर कितनी दे रखी है 10 दे रखी है, दूसरी पर 6 दे रखी है, तीसरी इकाई पर आपके कितनी दे रखी है 5 दे रखी है, नहीं सॉरी तीसरी इकाई पर -1 दे रखी है। -1 यहाँ पर आपके आएगी और चौथी इकाई पर आपके -7 दे रखी है। -7 श्योर आपके बीच में आएगी। इन सारे बिंदुओं को मिलाकर जब आप खींचोगे वक्र तो आपका वक्र MR का इस तरह से बनेगा। ये AR वक्र डिमांड कर्व भी कहलाता है फर्म का। ये आपके रेखा चित्र औसत व सीमांत आगम वक्र है। औसत व सीमांत आगम वक्र है जो किसका है फर्म का। कौन सी फर्म का एकाधिकार बाजार की फर्म का। बच्चों यदि ये तो हमारे तालिका के अनुसार बनाया गया चित्र है, यदि हमारे द्वारा फ्री हैंड इस चित्र का निर्माण किया जाएगा तो हमारी औसत आगम और सीमांत आगम रेखाएं इस तरह की बनेंगी। ये एकाधिकार बाजार के अंदर ध्यान रखना AR आपके ये रहेगी और MR उससे भी अधिक तेजी से नीचे की ओर गिरेगी, शून्य भी होगी और ऋणात्मक भी होगी। ये इस तरह का फ्री हैंड ये हस्तमुक्त चित्र कहलाता है। हस्तमुक्त चित्र और ये चित्र आपका जो है ये तालिकानुसार चित्र कहलाता है। अब इसका हमें ये जो है मेरे द्वारा TR जो है इसके TR आप तालिका के अनुसार स्वयं बनाएं। OX अक्ष पर आप आउटपुट लें बिक्री की इकाइयाँ और OY अक्ष पर कुल आगम बनाएं। शेप स्लोप के रूप में बनेगा। आप अपनी बुक के अंदर देख सकते हैं किस तरह का चित्र TR का बनेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।